अच्छा मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। कल मैंने क्या डिस्कस किया था बेटा? गुड मॉर्निंग। कल मैंने क्या डिस्कस किया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। सर कल कुछ पढ़ाए थे, कल तो ज्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं हुए थे। क्रिटिकल एंगल भी बताए हाँ, थे। फिर भी कल कुछ बताया अपलोड सर होगा कल तो ज्वाइन फिर से नहीं थे बताएंगे क्योंकि आप। स्कूल में जाना था। कोई बात नहीं बेटा, आज मैं जो बताऊंगा आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। नाउ आज देखते हैं बेटा, सपोज दैट टोटल सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड फिनोमिना कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। एक हेडिंग दीजिए, क्रिटिकल एंगल। What is the critical angle? Angle of incidence, angle of refraction and any other angles आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या है? Suppose that here is a interface between a denser medium like glass and second one a rarer medium like air. When a light rays incidence from a denser medium and passing into a rarer medium, कुछ इस तरह से हमने इंसिडेंट लाइट रे लिया, इंसिडेंट रे, and draw a normal at the point of इंसिडेंस इंटरफेस। ये लाइन कौन सी लाइन है बेटा? इंटरफेस। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई हियर। अभी बेटा क्या है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। लाइट जब डेंसर से रेयरर को जाएगी देन इट विल अवे फ्रॉम द, अब ये एक्चुअल पाथ से तो जाएगी नहीं, ये कुछ इस तरीके से अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थोड़ा अच्छे से समझिए इस बात को, आगे भी इसको पढ़ने को मिलेगा, फर्दर क्लासेज में भी। यहाँ जाने रहोगे बेटा तुम्हारे लिए और अच्छी बात होगी। अगर ये इंसिडेंट लाइट रेज किसी डेंसर से रेयरर को जाएगी देन इट विल बिकम्स अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से ग्रेजुअली दूर होती जाएगी। नाउ सपोज दैट हमने इस एंगल ऑफ, अच्छा इसको कौन सा एंगल कहोगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोगे, रिफ्लेक्शन। सपोज रेफ्रैक्शन। सपोज हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को पहले से थोड़ा इंक्रीज किया, एक दूसरा नॉर्मल मैंने ये दिखाया, और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा मैंने पहले से और बड़ा कर लिया। अभी क्या है, अब जब आई की वैल्यू बेटे बड़ी होगी आर और भी बड़ी होगी, तो अब आर सपोज दैट ये आ गया, पहले से भी बड़ा हो गया। इन थर्ड केस सपोज मैंने आई को और भी थोड़ा बड़ा किया, एक थर्ड केस मैंने ये बनाया, तो उस केस में अगर हम आई को इतना बड़ा मैंने कर लिया सो दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कुछ इस तरीके से रेफ्रेक्टेड रे निकल गई पूरा कितने पे? R इज इक्वल 90 पे, 90 डिग्री। ये आपको समझ में आया ये स्टेप? ये आपकी लाइट रेज ये जा रही है, ठीक है। तो जब भी ये लाइट रेज इस नॉर्मल के साथ, यानी कि रेयरर मीडियम में, इसको थोड़ा अलग लिखते हैं बेटा, ये जो एयर वाला जो, तो अब ये जो 90 डिग्री से जो सीधे निकल गई रेफ्रेक्टेड रे, उस केस में जो ये वाला इंसिडेंस एंगल होगा इसको आप क्या नेम दोगे? क्रिटिकल एंगल, आईसी, को आप क्रिटिकल एंगल बोलोगे। ओके, आप ग्रेजुअली धीरे धीरे, आप फिर से सुनो, अगर आप केयरफुली ध्यान से अगर सुन लोगे तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आप खुद दूसरे को बताने लगोगे। क्या है, सपोज इन अ डेंसर मीडियम, कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि इट शुड बी इन अ डेंसर मीडियम। क्रिटिकल एंगल कहां बनेगा? तो हमेशा डेंसर मीडियम में ही बनेगा, कभी भी रेयर मीडियम में नहीं बनेगा। इन अ डेंसर मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस
जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाते हो आर भी इंक्रीज होते जाता है। फाइनली हम इस आई को यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना रखें, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए, उस केस में इस एंगल को क्या नेम दोगे? क्रिटिकल एंगल को। क्रिटिकल ओके, आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो सुनिए ध्यान से। इन अ डेंसर मीडियम द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which the angle of refraction is of just 90 degree is called critical angle। तो आपने क्रिटिकल एंगल को समझ तो जरूर लिया होगा कि ये हमेशा डेंसर मीडियम में बनेगा। हो सकता है लाइट रेज अगर वाटर से एयर में जा रही है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक ऐसे दिखाया, किसी बर्तन में आपने क्या रखा हुआ है, सपोज वाटर ले लिया, पानी ले लिया, पूरा भरा हुआ है, एक कंटेनर है पूरा वाटर से भरा हुआ है, और आपने यहाँ इसके अंदर एक एलईडी एक टार्च जला के रख दिया। अंदर यहाँ पे टार्च जला के जब रखोगे तो लाइट रेज क्या होगी, ऐसे बाहर निकलेगी। ये लाइट रेज देखो ऐसे जा रही है, नीचे पानी से अंदर आ रही है। अब जब बाहर में क्या है बेटा, एयर है, अंदर क्या है, वाटर है। तो वाटर नीचे डेंसर मीडियम, इधर रेयरर मीडियम। तो जब रेयरर मीडियम में जाएगी लाइट रेज कुछ इस तरीके से, ऐसे देखो इतने पोर्शन से वो निकल रही है। अब इससे ज्यादा एंगल पे जो होगी, मान लो ये जो है इसका सरफेस है, वाटर सरफेस कंटेनर का, तो जो लाइट रेज ये गई अब बाहर ना निकल करके अगर ऐसे चली गई, ध्यान से देखिए, ये एंगल ऑफ आपका क्या है, यही आपका क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। ये इधर नीचे वाला क्रिटिकल एंगल होगा, क्योंकि इसके बाद ये जो है 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री से सीधे चली गई इधर, ये वाला भी इधर चली गई, कितने से, 90 डिग्री से। अगर यहाँ भी नॉर्मल दिखाएंगे तो ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो अब ये भी एंगल हमारा हो गया क्रिटिकल एंगल। तो ये क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल। अब इसी के बीच का जो होगा ना, अब जो भी लाइट रेज आईसी से छोटे एंगल पे जाएगी वो बाहर निकल जाएगी, और जो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे होगी वो इधर चली जाएगी, ऐसे। समझ में आया? तो ये टिपिकल प्रॉब्लम है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो पूछा जाएगा सिर्फ इतना कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या है। तो आप डेफिनेशन ये नोट कर लोगे, मैं नोट कर रहा हूं, आप भी इसको कहीं कर लो। हाँ सर यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया जाए तो? बता रहा हूं, वो एक अलग फिनोमिना होगा, इसी में बताऊंगा। पहले क्रिटिकल एंगल को जान लो बेटा। आप यहाँ पे क्रिटिकल एंगल में आप ये चीज नोट कर लीजिए। इन अ डेंसर मीडियम, denser medium, the angle of incidence for which the angle of refraction is of just 90 degree, comma called critical angle। क्या कहेंगे उसे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। और क्रिटिकल एंगल को बेटा आई सी फॉर क्रिटिकल से आप डिनोट करोगे। तो ये तो हो गई उसकी एक डेफिनेशन, ये आपका हो गया फिनोमिना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सपोज अगर इस इंसिडेंट रे को हमने क्रिटिकल एंगल से लार्जर एंगल पे, बड़े एंगल पे मैंने इंसिडेंस कराया, फिर क्या होगा। मान लो इस लाइन को, इंटरफेस को मैंने आगे बढ़ा दिया, ओके, और ये जो इंसिडेंट रेस थी इसको थोड़ा मैंने और बड़ा कर लिया, ये नॉर्मल है, ये लाइट रेज को मैंने और बड़ा कर लिया,
मीन्स ये जो एंगल है बेटा आई इज ग्रेटर देन आई सी। क्रिटिकल एंगल से भी अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बड़ा ले लिया तो एंगल ऑफ आर 90 से भी बड़ा होगा, और जब ये 90 से बड़ा होगा द रेफ्रेक्टेड रेज रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वो वापस चली जाएगी। ये आपकी रेफ्रेक्टेड रे है। और ये कौन सी रे थी? इंसिडेंस। अब जरा ध्यान दो, जब वो सेम मीडियम में वापस जब चली गई तो वो एक अलग फिनोमिना कहलाता है। उस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रेज सेम मीडियम में वापस रिटर्न आ रही है। तो एक्चुअली रिफ्लेक्शन दो तरह से होता है। एक तो बेटा रिफ्लेक्शन जब लाइट रेज किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब टकराती है, अगर इस तरह के किसी सरफेस से जब टकराएगी तो उसी मीडियम में वापस रिटर्न चली जाएगी, जो आपने मिरर के केस में पढ़ा था। ये नॉर्मल के साथ अगर आई एंगल है तो आर एंगल मींस दोनों सेम रहते थे और यहाँ से रिटर्न। बट हियर देयर इज नॉट नो एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपको कहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है क्या? ऊपर डेंसर मीडियम सपोज वाटर है, नीचे सपोज एयर है, तो बीच में कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। बावजूद इसके लाइट रेज से मीडियम में रिटर्न आ रही है। इट मींस इस एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल देन रेफ्रेक्टेड रेज रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम, वो सेम मीडियम में वापस आ जाती है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, एंड दिस फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो। जो लाइट रेज यहां से रिटर्न होगी वो कौन से लॉ को फॉलो करेगी? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस अब ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। होगा, इतनी बात समझ में आई? सर तो हम लोग यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने कहा बेटा कि हम पढ़ तो रिफ्रैक्शन रहे हैं, बट रिफ्रैक्शन की ये स्पेशल केस है कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल एंगल, उस मीडियम के क्रिटिकल एंगल से कहीं ज्यादा अगर हुआ तो वह लाइट रेज क्या होगी? उसी मीडियम में वापस लौट आएगी। अब आपको एक छोटा सा मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने डायमंड का नाम तो बहुत सुना हुआ है, डायमंड आप लोगों ने देखा भी है, घर में हो सकता है डायमंड की रिंग भी कहीं पड़ी हो। तो डायमंड की बेटा क्या खासियत है कि वो ग्लिटरस ऑब्जेक्ट है, तो चमकता रहता है, जगमगाता रहता है जुगनू की तरह। क्यों? आपने मान लिया कि ये एक क्या रखा हुआ है? डायमंड। मान लीजिए ये हमारे पास एक डायमंड का इस तरह का कोई पीस है, घर से या कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ से मैं जो है ये डायमंड का पीस देखा और मेरा मन मचल गया, मैं उठा लाया उसके यहाँ से। अब हम जब अपने यहाँ देख रहे हैं तो ये करता क्या है? ये बिल्कुल हमेशा जगमगाता रहता है, हमेशा मतलब जो है कहीं मेज पे भी रख दिया जाए तो चमकता रहता है। क्यों चमकता रहता है बेटा? होता क्या है, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, the value of critical angle for diamond, डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है वो काफी कम होती है, अप्रॉक्स 24.3 डिग्री के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट रेज इसके किसी भी सरफेस से, जैसे मान लो हमने यहां से एक लाइट रेज को इंटर कराया, ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट रेज है, समझ लीजिए अच्छे से, पता नहीं फिर कभी कोई बताएगा कि ये एक इंसिडेंट रे यहां से जा रही है इस सरफेस पे। बेटा अगर नॉर्मल अगर हमने ड्रॉ किया था, नॉर्मल ऐसे ही नहीं ड्रॉ करोगे इस वाले सरफेस पे, तो नॉर्मल के साथ यहाँ एक एंगल ये बन रहा है, ये ऊपर वाला, ये नॉर्मल
और ये इंसिडेंट यस रे, सर, इनके बीच जो एंगल बन रहा है, इंसिडेंट एंगल। सपोज अगर वो 24.3 डिग्री से थोड़ा भी अगर बड़ा हुआ, अभी तो मान लो ये इसके अंदर जाएगा, ये लाइट रेज यहाँ पहुंच गई, थोड़ा इसको इतना ज्यादा मत टेढ़ा करो, इसको आपने कहा मतलब ये पहुंच गई, ऐसे देखो। अब यहाँ अंदर तो चली गई लाइट रेज, अब इस सरफेस पे Yes, आप sir. यहाँ एक नॉर्मल दिखाओ, ये नॉर्मल ऐसे बनेगा, ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल के साथ में ये जो एंगल Yes, sir. है, सपोज ये वाला एंगल हमारा 24.3 से बड़ा है, तो जब बड़ा होगा, तो जब एंगल ये बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से, इट विल रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम। अब वो दूसरे मीडियम में रे नहीं जाएगी, उसी मीडियम में क्या होगी, वापस आ जाएगी। तो जब वापस आ जाएगी, तो जितने एंगल से ये इंसिडेंस हो रही है, उसी एंगल से देखो अब ये वापस आ गई यहाँ पे, गौर से देखिए। ये फिगर थोड़ा बड़ा बनाएंगे तब समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं तब आपको समझने में थोड़ा सहूलियत। मान लो ये हमने एक डायमंड का पीस ले लिया है, एक रे सपोज दैट यहां से ये पहुंच गई ऐसे, ये लाइट इंसिडेंट रे अब जिस वाले सरफेस पे यहां आ जाइए, यहां एक नॉर्मल बेटा दिखाओ, ये नॉर्मल हो गई, इस एंगल को क्या कहोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सपोज अगर 24.3 से बड़ा एंगल है, तब क्या होगा, ये बाहर रे नहीं निकलेगी, यहीं से अब ये क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक, ये आ गई सेम उतने ही एंगल से, समझते चलिए। अब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ फिर हमने क्या किया, एक नॉर्मल मैंने दिखाया, अगर ये नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल भी इससे बड़ा ही रहेगा, फिर ये रे क्या होगी, यहाँ से रिटर्न होकर के इस वाले पे आ गई, सेम एंगल से बाहर नहीं निकली। ये आपका डायमंड ग्लास के जैसा ही दिखता है, लेकिन ये रे बाहर नहीं निकल रही है। यहाँ पे फिर आपने एक नॉर्मल दिखाया, फिर ये एंगल आई से बड़ा होगा, आईसी से बड़ा होगा, फिर ये आपका कहाँ जाएगा, ये रे यहाँ आ गई सेम एंगल से। फिर इसके बाद ये आपने यहाँ पे नॉर्मल दिखाया, फिर यहाँ से ये इधर आ गई, फिर यहाँ पर भी ऐसे करके फिर ये चली गई। कुल मिलाकर के होता क्या है, एक बार जो लाइट रेज उसमें इंटर कर जाती है, उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। वो लाइट रेज इस डायमंड पीस के अंदर ही बार बार टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड होती रहती है, और जब लाइट रेज बार बार उसी में जब रिफ्लेक्ट होगी, तो वो हमें कैसा दिखेगा, एक जगमगाते हुए दिखेगा, वो चमकते हुए सितारे के माफिक दिखेगा। और यही उसकी अपनी एक खासियत है, जिसके वजह से वो इतना प्रीशियस मेटल है, इतना कीमती है, जो गोल्ड से भी महंगा मिलता है। क्योंकि ये उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक बार जो लाइट रेज उसमें इंटर कर जाएगी, बमुश्किल उसमें से बाहर निकलेगी। कब निकलेगी, जब किसी सरफेस पे आईसी से छोटे एंगल पे जब इंसिडेंस होगी, तब निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलेगी। अब ये जो एंगल है काफी छोटा एंगल है, हर मीडियम का अपना कोई ना कोई इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल होगा। अब मान लीजिए किसी का 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री से बड़े एंगल पे जब इंसिडेंस होगी, तब ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज अगर उससे छोटा है तो निकल जाएगी, अब बड़ा होगा तो उसी में रह जाएगी। ये डायमंड के जो ये खासियत है, आप चाहो इसको याद रखना। अगर आपसे कोई पूछ ही देता है कि वाई डायमंड लुक लाइक सो, ऐसा क्यों दिखता है, तो बताएंगे सिंस इट्स क्रिटिकल एंगल इज वेरी लो, अप्रॉक्स 24.3 डिग्री, hence the light rays entered once in a diamond piece cannot emerge out, वो बाहर नहीं निकल सकती है, hence it appears like so, इस तरह का इसलिए वो दिखाई देता है। तो आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी जाना।
अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ नेचुरल एग्जाम्पल्स हैं या इसके कुछ इंसिडेंट्स हैं, क्या है, एक आध का जिक्र हम करेंगे। आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अच्छा, अगर आप चाहते हो कि किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल हम निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए भी एक आपको मैं छोटा सा फार्मूला बताए दे रहा हूं। हालांकि ये आपके लिए इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आप समझ लो तो अच्छी बात होगी। जैसे देख ही लेते हैं, आपने क्या लिया था बेटा, यहाँ पे एक डेंसर मीडियम लिया था और नीचे कैसा मीडियम लिया था, रेयरर मीडियम। लाइट रेज ये इंसिडेंट्स हो रही थी, ये क्या था बेटा, नॉर्मल था। नॉर्मल। फॉर क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जस्ट 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री। अच्छा, मान लो बेटा कि इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n है। n मीन्स क्या, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपको पता ही है। अगर हमने n के लिए डिफाइन किया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, एयर में लाइट की स्पीड जितनी होगी अपॉन उस मीडियम में जितनी होगी, दैट इज कॉल्ड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ओके, अब यहां देख, उसकी वैल्यू हमने मान लिया n दिया है। आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने बताया था, स्नेल्स लॉ क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल क्या आया था, n आया था ना। तो n वो किसके लिए था याद है, हमने ऊपर में एयर लिया था और नीचे में ग्लास लिया था, यानी रेयरर मीडियम में आई लिया था और डेंसर मीडियम में आर लिया था। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। वो जो केस था बेटा, हमने ऊपर में रेयरर मीडियम लिया था और नीचे में डेंसर लिया था, ऐसे आया था ना। तो उस केस में ये वाला एंगल आई हुआ था बड़ा वाला, छोटा वाला एंगल क्या बना था, आर। तब हमने कहा था कि वो एन होगा। अब इसका उल्टा हो रहा है, आप समझो, छोटा वाला एंगल यानी कि डेंसर मीडियम ऊपर है और रेयरर मीडियम नीचे है, तो यह एन ना हो करके क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। जब लाइट रेज डेंसर से रेयरर में आएगी तब आप 1/n अप्लाई करना, और जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो n अप्लाई करना। अब इतनी सी बात अगर आपने समझ लिया हो तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। इस क्रिटिकल एंगल के लिए, फॉर क्रिटिकल एंगल, उसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, आई सी, और आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90 डिग्री। इनमें वैल्यू पुट करो तो साइन आई सी अपॉन आर की जगह साइन 90 इज इक्वल 1/n, और साइन 90 की वैल्यू आप किसी से भी पूछ सकते हो, उसकी वैल्यू 1 आती है। मीन्स साइन आई सी अपॉन 1 इज इक्वल 1/n, या फिर हम 1 को छोड़ ही दें, मीन्स साइन आई सी मीन्स क्रिटिकल एंगल इज इक्वल 1/, कोई दिक्कत इसमें बेटा। अगर हमें उस मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आपका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी मीडियम को ऑप्टिक्स में किसी मीडियम की सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बता रहा है ऑप्टिक्स में कि जब लाइट रेज उस मीडियम में जाएगी तो लाइट की क्या स्पीड होगी,
ये हम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से ही एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो आप समझो कि अगर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इज गिवन, देन its reciprocal will be equal to the sine of its critical angle, यानी साइन IC की वैल्यू हमेशा 1/n होगी। ओके, अब मान लेते हैं कि एग्जांपल छोटा सा लेते हैं कि अगर एक मीडियम सपोज दैट ग्लास है, हमने ऊपर डेंसर मीडियम क्या ले लिया है, ग्लास, या चलो डायमंड को ही ले लेते हैं, किसको ले लिया जाए, लेकिन डायमंड नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमें डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं याद है, कहीं बुक में देखना पड़ेगा कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू क्या हो, इसलिए थोड़ा सा 1.74 1.74 है, 2.42 कितना है बेटा, 2.42 है। चलिए ठीक है, तो आप 2.42 चलिए आपकी बात मान लेते हैं। चलो हमने डायमंड ले लिया, फॉर डायमंड, अगर डायमंड के लिए एन की वैल्यू कितना दिया है बेटा, 2.42 है, Yes sir, 2.42 2.42, then we have to find, we want to calculate its critical angle, तो आप इसमें अप्लाई कर देंगे सीधे, साइन ऑफ IC इज इक्वल 1/n, n मीन्स 2.42, कितना हो गया, 100/242, डिवाइड करो तो इसको जरा, तो साइन IC इज इक्वल, डिवाइड करिए 100 को 242 से, कितना आ रहा है, 0.41 0.41 एप्रॉक्स, लगभग मान लेते हैं। अब आपको इतना तो समझना होगा कि साइन के लिए किसी न किसी एंगल की तो वैल्यू होगी ना ये, तो जब आप साइन का टेबल देखोगे या फिर आपके पास में अगर कोई डिवाइस है, मोबाइल सिस्टम, जिसमें साइन की वैल्यू का अगर ऑप्शन दिया है, तो आप यहां से जब चेक करोगे तो IC की वैल्यू अप्रॉक्स 24.3 मैंने जो कहा था उतने ही के आसपास आ जाएगा। यहां से अगर हम साइन देखेंगे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, साइन का ऑप्शन है आपके सिस्टम में, सर ये क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हमने मेरे को भी सर नहीं आ रहा। उसमें सिर्फ इतनी सी बात मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि अगर कोई भी मीडियम है, जैसे यहाँ डायमंड का मीडियम था, तो डायमंड के अंदर कितने डिग्री पे, यानी किस इंसिडेंस एंगल पे लाइट रेज को हम इंसिडेंस कराएंगे तो वह वापस लौट आएगी, यानी उससे बाहर नहीं निकलेगी। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है ना कि अगर क्रिटिकल एंगल पे अगर आती है तो यह 90 डिग्री से निकल जाएगी, यानी अंदर नहीं जाएगी, इस दूसरे मीडियम में नहीं जा रही है, ये सीधे ऐसे निकल जा रही है। इससे बड़े एंगल पे अगर हम इंसिडेंस करा देंगे तो उसी मीडियम में वापस लौट आएगी, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। नहीं समझे? 0.007 आ रहा है। किसका? ये यस सर। मतलब 100 को हमने जब 242 से डिवाइड किया तो कितना आया? 0.41। अब ये साइन IC की वैल्यू है ना, यानी कि इस एंगल की, इसे साइन थीटा इज इक्वल टू मान लो दिया, तो इस एंगल की वैल्यू इसके लिए जब टेबल देखा जाएगा, इसको याद नहीं किया जाता है, तो वो लगभग इतना डिग्री आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट। जैसे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? मैं कहूँ साइन 1/2 1/2 आती है, 1/2। तो अब उसी तरह से यहाँ 1/2 का मतलब क्या? 0.5 ना। 1/2 अगर 0.5 है तो एंगल कितना आ गया? 30। तो अब जब 0.5 से ये थोड़ा छोटा ही तो है, 0.41, तो इसके लिए जो वैल्यू आएगी 30 से छोटा ही एंगल आएगा, लगभग 20, यानी कि साइन 24.3, इसकी वैल्यू लगभग इतनी आएगी। ठीक है, तो
एंगल लगभग कितना आ गया 24.3। और ये वो एंगल है कि इससे यदि लार्जर एंगल पे लाइट रेज इंसिडेंस होगी डायमंड में, कहीं भी अगर आप डायमंड अगर लोगे, जैसे यही मान लो हमने एक डायमंड लिया इस तरीके से, और एक लाइट रेज जो मान लो ऐसे इंटर करके यहाँ पहुंच गई सपोज, तो इस वाले पॉइंट पे अगर नॉर्मल आपने ड्रा किया तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल है आई, अगर ये आई हमारा 24.3 से अगर बड़ा है, यानी कि आईसी से बड़ा है हो गया, अब ये वाली रे बाहर नहीं निकलेगी, इसके अंदर आ जाएगी यहाँ पे। तो क्रिटिकल एंगल निकालने का ये हमारा एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रिलेशन है, एक फार्मूला है, जिसके हेल्प से हम किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं। सर साइन 24.3 का आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा। तो आप आप ये समझो कि ये थोड़ा सा आगे की चीज है, बट आप दिमाग में रखो कि क्रिटिकल एंगल का कॉन्स्टेंट क्या है, उससे बड़े एंगल पे अगर इंसिडेंस होगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इफेक्ट देगा, यानी कि रे उसी मीडियम में वापस आएगी। दैट्स ओके। अब हम चलते हैं कुछ नेचुरल फिनोमिना पे। क्या बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही है? सर बोल रहे हैं कि उसके बाद एंगल कैसे निकाले वो नहीं पता चला है, जैसे 24.3। अच्छा, ये आपको पता है कि अगर ये 0.5 रहता, अगर 1/2 रहता तो साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? 30। उसी तरह से साइन इतने डिग्री की वैल्यू 0.41 होगी, ये याद कर लो बस, ठीक है? सर इसको टेबल में से देख के करेंगे? हाँ, उसको निकालने से नहीं निकलेगा, उसको टेबल से देख के बताया जाएगा। सर कैलकुलेटर में से? कैलकुलेटर में होगा, जो एडवांस कैलकुलेटर सिस्टम होगा जिसमें कैलकुलेटर में करने पे नहीं आ रहा तो भी सर आ रहा है, साइन आ जाएगा। खैर चलो, ये आपके सिलेबस से बाहर का चीज है। अब आप थोड़ा सा आगे कैलकुलेटर में साइन बी साइलेंट 0.7 आ रहा है सर। ऑडियो बंद कीजिए। एक थोड़ा सा दूसरा चीज भी देख लो। सपोज दैट एक नेचुरल फिनोमिना देखते हैं, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड एक नेम दो बेटा यहाँ पे, मिरेज फॉर्मेशन। मिरेज क्या होता है? मिरेज आई मेंशन, सपोज दैट ये गलतफहमी भी जिसको कह सकते हैं, हम खुद भी जब अपने स्कूल बस से अप्रैल या अब मई में तो छुट्टी हो जाती है, अप्रैल में मान लो जब आ रहे होते हैं स्कूल बस से, तो अप्रॉक्स 500 या 300 मीटर की डिस्टेंस पे रोड पे हमें ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि वहां पे पानी जैसा है सड़क पे। यस सर। बट जैसे हमारी बस जब वहां पहुंचती है तो ठीक वही हमें फिर वहां से उतने डिस्टेंस आगे दिखने लगता है, वहां पे पानी वगैरह नहीं रहता है। तो ये हमें गलतफहमी जो होती है कि मे भी वहां पे पानी है, पानी जैसा दिखता है बट होता नहीं। तो ये एक तरह का मिरेज ही हुआ। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा यहाँ ऑप्टिक्स में देखते हैं, यानी लाइट के चैप्टर में देखते हैं क्या कैसे बनता है। तो एक्चुअली ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही बेस्ड है। डेजर्ट वगैरह में क्या होता है, रेगिस्तान में क्या है, मिट्टी कैसी होती है वहां की? सैंडी होती है, सैंड बालू रहता है। और सैंड्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। दिन के समय में सन से जो हीट एनर्जी मिलती है उससे बिल्कुल वो गर्म हो जाता है। क्या गर्म हो जाता है? सैंड गर्म होगा तो जो एटमॉस्फेयर है, ग्राउंड से रिलेटेड जो हमारा जो नीचे का जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है, कई लेयर मैंने यहाँ से डिफाइन कर दिया, ये एटमॉस्फेयर है। अब जैसे मान लो ये सनलाइट रेज जब यहाँ से जब नीचे आएगी तो डेफिनेटली जैसे जैसे नीचे आएगी, नीचे आपका हॉट एयर मिलेगा। हॉट एयर मीन्स काफी हाई टेम्परेचर पे रहेगा और ऊपर में लो टेम्परेचर। तो लाइट रेज तो बहुत दूर से आ रही है। जहां एटमॉस्फेयर
काफी रेयरर है, तो उस रेयरर मीडियम का टेम्परेचर कम रहेगा, और जैसे जैसे नीचे आएगा उसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा, अधिक होता जाएगा। ये हॉट एयर है और ऊपर में कोल्ड एयर, एंड कोल्ड एयर इज अ डेंसर मीडियम यस एंड हॉट एयर रेयरर मीडियम। मीडियम। जो हॉट एयर है वो रेयर मीडियम होगा, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, और कोल्ड एयर के मॉलिक्यूल्स क्लोज्ड होंगे, इसलिए वो डेंसर मीडियम क्लोज होंगे। तो अब जब डेंसर मीडियम से लाइट रेज कहाँ आएगी, तो हॉट एयर यानी रेयरर मीडियम में, तो यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। कैसे होगा, तो मान लो यहाँ पे मैंने एक पेड़ ले रखा है, पेड़, पेड़ समझते हो, यस सर नहीं समझते हो, एक ट्री है, चलो एक ट्री मैंने ऐसे दिखा दिया, ये पेड़ है। अब जब इधर से जब लाइट रेज जब आएगी इस पेड़ से हो करके, तो धीरे धीरे क्या होगी, अब वो लाइट रे जो डेंसर से रेयरर में आएगी, तो यहाँ अगर नॉर्मल दिखाएंगे तो थोड़ी मुड़ती जाएगी, और ये मुड़ेगी और मुड़ेगी, फिर यहाँ होकर के वो वापस यहाँ पे रिटर्न बैक हो गई, और इधर से जब हम किसी लोकेशन से जब उसे हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेज हमें ये इधर कहीं से आ रही है, यानी इस ट्री का हमें एक वर्चुअल इमेज